हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमारी रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं एसबीआई और आईपीएस पीओ मेंस को टारगेट करते हुए मेंस की सीरीज से हम कहते हैं मेंस बूस्टर सीरीज। आज हम करेंगे क्वांट्स की क्लास जिसमें करेंगे मेंस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन जो आप आईपीएस पीओ 2026 में और एसबीआई पीओ मेंस 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वही लेवल रहने वाला अपना आज की क्लास का। तो आज की क्लास में बेसिकली तीन टॉपिक्स होंगे मेनली अपने लिए। डेटा सफिशिएंसी होगा, अर्थमेटिक होगा और डेटा इंटरप्रिटेशन। इनके आपको मेंस लेवल के जो क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे और हर रोज सुबह 9 बजे क्लासेस होती है। रेगुलरली क्लासेस चल रही है क्वांट्स की भी और रीजनिंग की भी। जिन्होंने इन क्लासेस को देखा नहीं हो, क्लासेस को जरूर देखना, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने डेटा इंटरप्रिटेशन का, बिल्कुल वैसा ही दिया है जैसा आपको पीओ मेंस में देखने को मिलता है, वेरिएबल्स के साथ आते हैं दिया। सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करना। इसमें हमें क्या रखेगी, 5 स्कूल है अपने पास P2T, ठीक है। हर स्कूल के अंदर 2 सेक्शन है, ईच स्कूल हैव 2 सेक्शंस। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दीस 2 सेक्शंस इन 5 स्कूल्स। नीचे अपने को टेबल दे रखे हैं जिसमें अपने को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं इन दोनों स्कूल्स में कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमें दे रखे हैं स्टूडेंट्स इन स्कूल सेक्शन ए। सेकंड में दे रखे हैं डिफरेंस बता रखे हैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में जो डिफरेंस है। थर्ड हमें दे रखे हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का रेशियो बता रखे हैं, ओके। साथ ही साथ एक नोट भी दे रखे हैं हमें। उस नोट में हमें कहा गया स्टूडेंट्स इन सेक्शन 1 ऑफ ईच स्कूल इज मोर देन दैट ऑफ सेक्शन 2, यानी कि हर स्कूल के अंदर सेक्शन 1 में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो ज्यादा होंगे सेक्शन 2 के कंपैरिजन में। हर स्कूल की बात हो रही है, PQRST, हर स्कूल में ऐसा ही होगा। साथ में नोट 2 हमें कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर दे रखे हैं 240 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल SOT दे रखे हैं, एस में ज्यादा है T से। इसको अपने आगे देखेंगे जब अपने इनको कंसीडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपने पास एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम ये सारे कुछ नोट कर देंगे एक जगह से, ठीक है। अपने पास सेक्शन 1 में जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो आ जाएंगे, सेक्शन 2 में जो स्टूडेंट अपने पास वो आ जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो अपने आगे टोटल का कॉलम भी बना लेंगे। फर्स्ट अपने देखते हैं स्कूल पी में। स्कूल पी में जो अपने पास सेक्शन 1 में स्टूडेंट है वो अपने पास Z+40 है। डिफरेंस दे रखे हैं हमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जो कि 60 है। साथ ही साथ रेशियो दे रखे हैं हमें सेक्शन 1 और 2 का 3:1 है अपने पास। अब देखो डिफरेंस दे रखे हैं हमको 60 और जो रेशियो है सेक्शन 1 और 2 का वो उसका डिफरेंस अपने पास 3:1। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया अपने पास 3:1 का, 3 और 1 का डिफरेंस आ गया 2, यानी कि इसी 2 की जो वैल्यू थी अपने को यही वैल्यू बता रखी है 60 है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 30। और साथ में अपने पास रेशियो भी है, फर्स्ट और सेकंड का 3:1 है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने सेक्शन 1 में हो जाएंगे अपने पास 90 स्टूडेंट, सेक्शन 2 में हो जाएंगे अपने पास 30 स्टूडेंट, टोटल हो जाएंगे अपने पास 120 स्टूडेंट। चलो इसको टोटल भी बनाई दिया अपने। टोटल अपने पास कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 120 स्टूडेंट। हमें क्या दे रखा था, सेक्शन 1 में जो स्टूडेंट है वो है Z+40 और एक्चुअल स्टूडेंट कितनी है सेक्शन 1 के अंदर 90, यानी Z+40 की वैल्यू ये मेरे को दे रखी थी, Z+40 की वैल्यू 90 दे रखी थी। इसका मतलब यहां से मेरे पास Z की वैल्यू आई थी जो कि आती है 50, ठीक है। Z की वैल्यू आ गई अपने पास। अब चलते हैं स्कूल क्यू में। स्कूल क्यू में हमें कहा गया है द स्टूडेंट इन सेक्शन 1 दैट इज Y-10। सेक्शन 1 में जो स्टूडेंट है, डिफरेंस बता रखे हैं 1 और 2 का अपने को Z-30, जो 1 और 2 में जो डिफरेंस है वो Z-30 अपने को। साथ ही साथ बता रखे हैं रेशियो बता रखे हैं जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का वो रेशियो है अपने पास 2:Q-2, ये रेशियो अपने पास। तो तीन वेरिएबल देखने को मिलते हैं अपने पास Y, Z एंड Q। Z की वैल्यू अपने ने अभी निकाल ली थी, Z की वैल्यू थी 50। इसका मतलब डिफरेंस कितना है इसमें अपने पास Z-30, यानी कि 50-30 डिफरेंस है अपने पास सेक्शन 1 और 2 में जो डिफरेंस है अपने पास वो डिफरेंस है अपने पास 20। इतना बात समझ आ गया। अब देखो इसमें जो रेशियो दे रखे हैं अपने को 2:Q-2, ये वैल्यू दे रखी है Q:Q-2, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूँ, इसमें देखना चाहूंगी कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 की वैल्यू इधर भेजता हूँ तो ये होता है अपने पास 4, ठीक है। इसका मतलब Q की वैल्यू मेरे पास डेफिनेटली 4 से कम हो जाएगी अगर मैं 2 को इधर भेज दिया तो, ठीक है। Q की वैल्यू 4 से कम होगी मेरे पास। अब 4 से कम Q की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या मेरे पास 3 हो सकती है, क्या 2 हो सकती है, क्या वैल्यू 1 हो सकती है, इन तीन में से कोई एक वैल्यू होगी। अगर मैं वैल्यू को 1 रख लेता हूँ तो ये क्या आता है 1-2, यानी कि -1 हो जाता है अपने पास, रेशियो नहीं बनेगा अपने पास। 2-2 0 आता है, 2:0 भी नहीं बनेगा अपने पास, इसका मतलब 1 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता। अगर मैं 3 रख लेता हूँ तो अपने पास वैल्यू आती है, क्योंकि वैल्यू 3 रखता हूं तो 3-2 यानी कि 2:1 ये बन सकता है अपने पास। इसका मतलब ये है कि Q की वैल्यू एक ही है, वो Q की वैल्यू आ जाएगी 3, और जो रेशियो है इसके अंदर अपने पास 1 और 2 का ये रेशियो आ जाएगा अपने पास 2:1, जो कि था 3-2, क्योंकि Q की वैल्यू 3 थी अपने पास तो ये रेशियो आ गया अपने पास 2:1।
और साथ में अपने को डिफरेंस भी दे रखा था, इसमें डिफरेंस कितना था 2:1 का अपने पास, डिफरेंस था 20। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, 1 में आ जाएगा 40 एंड 2 में आ जाएगा अपने पास 20 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे इसमें अपने पास 60 स्टूडेंट हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं अपने स्कूल आर में। स्कूल आर में जो L1 में अपने सॉरी फर्स्ट सेशन में जो अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फर्स्ट सेशन में अपने पास L² + 6, डिफरेंस दे रखे हैं हमें 60, साथ ही साथ हमको रेशियो दे रखे हैं 1 और 2 का, P/M, ये अपने को साथ में रेशियो भी दे रखे हैं। ठीक है, आर की बात हो रही है ये अपने पास। आर के बारे में हमें एक नोट बी में हमें बता रखा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आर में है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास 240 हो जाएंगे, यानी आर में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये तो अपने पास 240 हो जाएंगे। साथ में अपने को डिफरेंस भी दे रखा था आर में कि डिफरेंस कितना है अपने पास 60 डिफरेंस है, और हमको ये बात भी बताई गई थी नोट 1 के अंदर कि हर सेक्शन के अंदर जो सेक्शन 1 है उसमें स्टूडेंट ज्यादा होंगे सेक्शन 2 से। ठीक है, 240 में से अपने सबसे पहले 60 लेस करते हैं अपने पास 180 का हाफ कितना होता है अपने पास 90, तो 90 स्टूडेंट तो हो जाएंगे सेक्शन 2 में, 90 में 60 ऐड कर देते हैं अपने 150, ये स्टूडेंट हो जाएंगे अपने पास सेक्शन 1 में। ये तो आ गया अपने पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन अपने को साथ में इन वेरिएबल्स की वैल्यू भी निकालते चलनी है। ठीक है, तो सेक्शन 1 में कितने थे आर के अंदर, L² + 6 और L² + 6 1 में, 1 की वैल्यू कितनी है 150, तो L² + 6 की वैल्यू आ गई अपने पास 150। ठीक है, 6 को चला जाएगा 144, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है अपने पास 144, तो L की वैल्यू भी आ गई अपने पास यहाँ से 12। साथ ही साथ अपने पास एक रेशियो था P/M, P/M ये 1 और 2 का रेशियो था, 1 में स्टूडेंट थे अपने पास 150 और 2 में स्टूडेंट थे अपने पास 90, यानी कि ये आ गया अपने पास 5/3। तो P/M की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5/3 वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से, ये वैल्यू अपने पास P/M की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब चलते हैं एस में। एस में हमें बता रखा है जो डिफरेंस था अपने पास 80 एंड 1 एंड 2 का जो रेशियो था अपने पास वो था 7/3 अपने पास रेशियो था। ठीक है, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7 - 3, यानी कि अपने पास 80 की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 20 हो जाएगी, तो 1 में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे अपने पास 140, 2 में हो जाएंगे अपने पास 60। ठीक है, डिफरेंस आ गया अपने पास 80 आ गया एंड जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो अपने हो जाएंगे 200। और हमें क्या रखा था कि स्टूडेंट 1 में जो स्टूडेंट है वो है अपने पास K+40, और 1 में एक्चुअल स्टूडेंट कितने हैं अपने पास एस के अंदर, 1 में अपना स्टूडेंट है 140। इसका मतलब के की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ से आ गई, के की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 100, के की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल ली। अब चलते हैं टी में। हमें कहा गया था कि नोट बी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एस इज मोर देन टी, यानी टी में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो अपने पास वो 200 से कम होंगे, इतना मेरे को पता है। कितना भी उसने 200 से कम कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 200 से कम है, क्योंकि हमें साफ साफ कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टी के अंदर है विच इज लेस देन एस। ठीक है, 200 से कम है एंड सेक्शन 1 में हमें स्टूडेंट बता रखे हैं कितने 150 स्टूडेंट बता रखे हैं, सेक्शन 1 के अंदर स्टूडेंट बता रखे हैं 150। ठीक है, तो देखो जब सेक्शन 1 के अंदर अपने पास स्टूडेंट, मैं कहाँ नोट कर लेता हूँ, यहाँ नोट कर लेते हैं। ठीक है, कि जब सेक्शन 1 में स्टूडेंट अपने पास 150 है, सेक्शन 2 में हमें स्टूडेंट पता करना है, और इनका जो रेशियो भी है हमारे पास ये है 5/H, और इनको ऐड करने पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 200 से कम होनी चाहिए, ये बात भी मुझे साफ साफ पता है। एंड जो ये वैल्यू है अपने पास 150, डेफिनेटली ये 5 से कट भी रही है अपने पास, तभी अपने पास 5 में है, 5 से कटती है, तो यानी सीधा सीधा इसका मतलब 30 पे कट रही है। इतनी बात आपको समझ आ गई, 5 से 30 पे कट रही है। अब देखो इसको थोड़ा सा सोच के देखो, मैं इसमें आपको रखता हूँ जिससे कि मैं इसमें 190 रख ले, इसमें सॉरी 200 190 टोटल कर लेते हैं, तो पीछे बचता है अपने पास 40। ठीक है, पीछे 40 बचता है। अगर मैं 40 रखूँ, क्या 40 में 30 में डिवाइड करके मैं कुछ वैल्यू वेरिएबल निकाल सकता हूँ, पॉइंट्स में आएगा, मेरे को तो पूरी पूरी वैल्यू चाहिए, वो नहीं बन सकती अपने पास, इसका मतलब 190 नहीं हो सकता। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम करूँ, इसको मैं 180 रखूँ, 180 होगा तो 150 में प्लस के तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा अपने पास। अब मैं 30 में 30 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 1 आ सकता है, इसका मतलब ये रेशियो मेरे पास 5/1 बन सकता है। तो एच की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ सकती है, एच की वैल्यू कितनी आएगी 1, ये मेरे पास यहाँ से बन सकते हैं। अब इनका रेशियो मिल गया मेरे को 5/1 इनका रेशियो है। अब 5 कितने हैं अपने पास सेक्शन 1 में जो स्टूडेंट है अपने पास, तो 1 हो जाएगा अपने पास सेक्शन 2 में जो कि हो जाएंगे 30 स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे अपने पास 180 हो जाएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इससे हमने क्या किया, सारे जो अपने पास स्कूल्स थे उनका सबका डेटा आ चुका है हमारे पास, जितने वेरिएबल्स थे उनका भी डेटा आ चुका है। ये सबसे पहले आपको निकालना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर डेफिनेटली ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट अपने पास ट्रू है इसमें से। सबसे पहले हमें डिफरेंस y और l का जो डिफरेंस है क्या वो 38 है अपने पास, तो हमने यहाँ निकाला था l था अपने पास 12 और y कितना था अपने पास, y q के लिए निकाला था ना अपने ने, कहाँ गया y की वैल्यू निकाली नहीं क्या, y थे अपने पास सेक्शन 1, q का सेक्शन 1 था y -10,
था 40, यानी y था अपने पास 50, y था 50, तो y माइनस एल की वैल्यू अपने पास 38, तो बिल्कुल सही है अपने पास, फर्स्ट तो सही है। सेकंड अपने पास n इज 20% मोर देन k, n की वैल्यू k से 20% ज्यादा है अपने पास, k तो था 100, तो क्या n की वैल्यू अपने पास 120 है? n कहाँ था अपने, n भी नहीं, n था अपने पास डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड का, तो 150 और 30 का डिफरेंस था अपने पास 120, बिल्कुल n की वैल्यू भी अपने पास थी 120, अपना सेकंड भी सही है। तीसरा अपने पास m और q का रेशियो था 1:1, m तो ये रहा अपने पास 3, और q की वैल्यू थी अपने पास 3 रखा था इसमें, 3 माइनस 3, तो q की वैल्यू 1 थी, 3 थी, 3 माइनस 2, q की वैल्यू थी अपने पास 1, तो m की वैल्यू थी 3 अपने पास, q की वैल्यू थी 1, तो अपना रेशियो आ जाएगा इसमें 1:1, तो अपना ये अपना रेशियो है, ये अपना गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें अपना रेशियो था 3:1, यहाँ 1:1 है, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमें क्या रखे, फॉर स्कूल क्यू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए इज z/5, while percentage ratio of total number of boys and girls in school Q दे रखे हमको 2p plus 1 ratio 5+1, find the difference between number of boys in section 1 and section 2, उसका डिफरेंस बताना है जो नंबर ऑफ बॉयज सेक्शन 1 एंड 2 में है स्कूल क्यू के अंदर। ठीक है, अब बात होगी स्कूल क्यू, स्कूल क्यू में हमें क्या करें सबसे पहले, देखिए स्कूल क्यू में अपने सबसे सारी वैल्यूज निकालते हैं, क्यू के अंदर सेक्शन 1 में थे 40 और सेक्शन 2 में थे अपने पास 20, सेक्शन 1 में थे अपने पास 40 स्टूडेंट, सेक्शन 2 में थे अपने पास 20 स्टूडेंट। ठीक है, इसको अपने बांट लेते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, ये भी बांटे जाएंगे आगे जाके बॉयज एंड गर्ल्स। सबसे पहले हमें कहा गया नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन 1, सेक्शन 1 में जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी ये थी अपने पास z/5, तो z की वैल्यू अपने पास कितनी थी, अपने पास z की वैल्यू थी 50, तो z/5 यानी कि 10 हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे, तो जो गर्ल्स थी सेक्शन 1 में 10 थी, तो बॉयज हो जाएंगे अपने पास इसमें 30 बॉयज हो जाएंगे, while the respective ratio of total number of boys and girls in Q, अब तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कौन से, बॉयज सेक्शन 1 के भी और सेक्शन 2 के भी, गर्ल्स सेक्शन 1 की भी और सेक्शन 2 की भी, इनका हमको रेशियो दे रखे है 2p+1 और m-1, क्या रेशियो है ये रेशियो है 2p+1 रेशियो m+1, ये रेशियो दे रखे अपने को, तो p और m की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए, इसके लिए p की वैल्यू थी 5 और m की वैल्यू थी अपने पास 3, ठीक है, p की वैल्यू थी 5 तो ये हो जाएगा 11, m की वैल्यू थी 3 यानी कि ये हो जाएगा 4, 11:4 होगा इसका मतलब अपने पास। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हमको इसमें गर्ल्स नहीं पता, मान लेते हैं अपने पास इसमें जो गर्ल्स थी बॉयज थे मान लेते हैं वाई, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 20-y, ठीक है, गर्ल्स में निकल जाएंगे अपने पास 20-y, अब अपने इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसका रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 30+y, ठीक है, 10+20 ये हो जाएगा 30-y, इसकी रेशियो आ जाएगा 11/4, तो ये आ जाएगा अपने पास 120 + 4y 33 - 11y, ये आया था अपने पास 15y 210, y की वैल्यू आई थी अपने पास कितनी 14, तो 14 y की वैल्यू होती है, तो बॉयज हो जाते हैं अपने पास इसमें 14 एंड गर्ल्स हो जाती हैं अपने पास इसमें 6, और हमें बताना था डिफरेंस बिटवीन बॉयज इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेक्शन 1 में बॉयज थे अपने पास 30, सेक्शन 2 में बॉयज थे अपने पास 14, तो उनका डिफरेंस आता अपने पास 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16, जो अपने पास था इसका डिफरेंस था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कहा गया इफ अनदर सेक्शन यू, एक और सेक्शन है यू, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन 1 इज 3n, the ratio of student in section 1 and section 2 दे रखे हमें 5:4, find the difference between number of student in both the section of u, तो अपने को डिफरेंस बताना है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे बोथ सेक्शन के अंदर। ठीक है, एक और सेक्शन था इसमें अपने पास u, इसमें भी दो सेक्शन थे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, हमें क्या रखा था नंबर ऑफ जो स्टूडेंट सेक्शन 1 में थे वो थे अपने पास 3n, n की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या यहाँ पे n की वैल्यू थी अपने पास 120, तो 3n हो जाएगा 360 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, तो सेक्शन 1 में थे अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे 360, साथ ही साथ हमको 1 और 2 का रेशियो भी दे रखा था 5:4, तो 1 और 2 का रेशियो भी था अपने पास 5:4 दे रखा था, और हमें बताना था इसमें डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बोथ दिस सेक्शन, इन दोनों सेक्शन के बीच में डिफरेंस बताना था अपने को कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस बताना था इसके बीच में कितना डिफरेंस है अपने पास 1 का डिफरेंस है अपने पास, इस 1 की वैल्यू फाइंड करनी थी अपने को, तो 360 डिवाइड बाय 5 कर लेता हूं मैं यहाँ से, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 चाहे करो ना करो, ये आता है 72, इसका डिफरेंस अपने पास 72, ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपको मेंस में अक्सर देखने को मिल जाते हैं, 4 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं लगातार आपको इस तरह के डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बैठ रहा है
तो आपको ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। इसमें हमें क्या रखा है, अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक वेसल है जिसके अंदर अपने पास मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। मिल्क की क्वांटिटी है अपने पास, वो है अपने पास 166.66% है वाटर के कंपैरिजन। 166.66% है कंपैरिजन वाटर, परसेंट है तो उसको फ्रैक्शन में अपने बना सकते हैं, तो ये आएगा अपने पास 5/3। ठीक है। When 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, 20 लीटर मिक्सचर उसमें से निकाल दिया गया, 7a - 2 लीटर उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया गया, then the quantity of water in the vessel become 22.22% less than milk। तब उस मिक्सचर के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है मिल्क के कंपैरिजन में वो 22.22% लेस हो जाती है। मिल्क के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। 22.22% क्या होता है, 22.22% को मैं अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा बस 2/9। ठीक है। साथ में हमें कहा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, जो स्टार्टिंग में उसके पास मिक्सचर की क्वांटिटी थी वो थी अपने पास 480 लीटर। ठीक है। 480 लीटर में अपने पास मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में था अपने पास, 5/3 के रेशियो में था अपने पास। इसको मैं 5/3 में बांट लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 300 तो मिल्क था, 180 इसमें अपने पास वाटर। मिल्क भी आ गया वाटर भी आ गया अपने पास, इसमें 300 मिल्क हो गया, 180 इसमें अपने पास क्या है वाटर हो जाएगा। अब इसने क्या किया, 20 लीटर निकाल दिया था, इसमें से क्या निकाल 20 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। 20 लीटर को मैं उसको 5 और 3 के रेशियो में मिल्क और वाटर इन दोनों में से निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है। तो मिल्क से निकालने के लिए 20 को मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5/8 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि टोटल अपने पास 5/8 हो जाएगा ना, ये तो मिल्क एंड वाटर का हो जाएगा। टोटल अपने पास हो जाएगा 5/8, 20 का 5/8 करते हैं तो 8 दूनी 16, 40, 60, 5, 40, तो 2.5 हो जाएगा, 55, 125, तो माइनस क्या हो जाएगा अपने पास 12.5। इतना तो निकाल दिया मिल्क। वाटर कितना निकाला इसने, 3/8 कर लूंगा, 25 से 75, तो 7.5 लीटर इसने वाटर इसमें से निकाल दिया। इतना वाटर निकाल दिया। अब कुछ वाटर ऐड भी किया था, 7a - 2 प्लस में 7a - 2, इतना वाटर भी इसने ऐड किया था। अब ये करने के बाद जो क्वांटिटी बनी थी अपने पास, उसमें वाटर था वो 22.22 था, लेस था मिल्क के कंपैरिजन में। ठीक है। तो वाटर लेस था अपने पास, मिल्क हो जाएगा 9 और वाटर का रेशियो हो जाएगा 7। ये मैंने आपको भी यहाँ पे फ्रैक्शन बताया था इसी अकॉर्डिंग में। अब इसी में अपने इसको साथ लिख भी लेते हैं। तो ये था अपने पास मिल्क था 300, इसमें से खाली निकाला था हमने मिल्क 12.5 लीटर मिल्क निकाला था। वाटर था अपने पास 180 लीटर। ठीक है। 2 लीटर में बाद में एक और निकाल दिया, तो यानी बच गया अपने पास 178 लीटर बच गया। 7.5a निकाल दिया था हमने और प्लस 7a हमने उसमें ऐड कर दिया था, यानी कितना निकल गया उसमें माइनस का 0.5a अपने पास इसमें से निकाल दिया था। ठीक है। इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 21, 7, 5, 35, 87, 87.5a, और साथ में अपने पास वैल्यू है 8, 72, 963, 770, 7, 9, 7, 1602 -45a। ठीक है। तो इसको अपने यहाँ से लेस कर लेते हैं, ये बचता है अपने पास 14, 500, 498, तो ये बच गया। एंड इसको इसमें लेस कर देते हैं अपने पास, ये बचता है अपने पास 83a। 83a किसके चला जाता है, 6 थी 18, 8 6 48, ए की वैल्यू आई थी अपने पास 6 वैल्यू आई थी अपने पास ए की। ठीक है। अब हमें डिफाइन करना है इसमें क्या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहा गया था अमाउंट ऑफ मिल्क रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल। मिल्क कितना निकाला गया था वेसल में से, मिल्क निकाला गया था अपने पास 12.5 ए की वैल्यू थी 6, इसको यानी कि 12.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, इतना मिल्क निकाला गया था अपने यहाँ से 12, 72 और 3, 75 लीटर मिल्क निकाला था। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट अपने पास जो थी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इससे अपनी राइट है। सेकंड में हमें कहा गया था डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। हमें बताना है कि मिल्क और वाटर जो था अपने पास रिजल्टेंट मिक्सचर में, यानी कि सबसे एंड में बिल्कुल जो था अपने पास, वो क्या 80 लीटर था अपने पास मिल्क और वाटर रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर। देख लेते हैं अपने पास कितना था। देखो हमने क्या निकाला था अपने पास, 300 में से निकाल दी, 300 लीटर मिल्क था अपने पास, इसमें से 12.5 लीटर मिल्क अपने निकाल दिया था, जो वैल्यू थी अपने पास इसमें 75 लीटर निकाल दिया था, यानी मिल्क तो बच गया था अपने पास 225। ये एंड की बात कर रहा हूँ। वाटर कितना है अपने पास, वाटर अपने पास 178 लीटर तो ये था। ठीक है। उसमें अपने ने माइनस का 0.5a सब कुछ मिला के अपने पास इतना ए और निकाल दिया था, और ए की वैल्यू थी अपने पास 6 थी वैल्यू, यानी कि 3 लीटर और निकाल दिया, यानी कि ये बच गया अपने पास 175। सो ये हो जाएगा 25 में 225, 175, 9:7 था अपने पास। और हमें क्या पूछा था, अच्छा हमें डिफरेंस पूछा गया था इस मिल्क और वाटर में, जो डिफरेंस था अपने पास वो डिफरेंस कितना था अपने पास, ये डिफरेंस था अपने पास 50 लीटर का डिफरेंस था, 80 लीटर का डिफरेंस नहीं था। तो सेकंड अपना इसमें गलत हो जाएगा।
थर्ड हमसे पूछा था इफ देयर इज अनदर वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक दूसरा वेसल है अपने पास जिसमें मिल्क और वाटर हमें है हमारे पास 8A plus 32 milliliter, ठीक है, इन विच वाटर इज 62.5 लीटर एंड मिल्क आर 30 ml। एक दूसरा वेसल है अपने पास, ठीक है, अनदर वेसल कंटेन्स मिल्क और वाटर है अपने पास 8A plus 32 लीटर, 8A plus 32 लीटर, ए की वैल्यू तो अपने पास 6 है, तो ये हो जाएगा 8 48 और 30 हो जाएगा अपने पास यहाँ से, तो ये 80 लीटर हो जाएगा। 80 लीटर अपने पास इसकी टोटल क्वांटिटी है, ठीक है, मिल्क और वाटर की, इन विच वाटर इज 62.5 लीटर, जिसमें वाटर था अपने 62.5 लीटर एंड मिल्क था अपने पास 30 लीटर। अब देखो वाटर 62.5 लीटर, 62.5% क्या होता है 5/8 होता है अपने पास, अगर मैं इसका 5/8 करूंगा वाटर तो वाटर बचता है अपने पास 50 और मिल्क कितना बचता है, मिल्क बचता है अपने पास 30, तो क्या इसमें मिल्क 30 बच रहा है, बिल्कुल अपने पास मिल्क इसमें 30 बच रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 3 भी अपने पास इस स्टेटमेंट में राइट हो जाती है। नेक्स्ट अपने को कहा गया इन द रिजल्टेंट मिक्सचर व्हेन 50 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, जो रिजल्टेंट मिक्सचर था अगर उसमें मैं 50 लीटर वाटर ऐड कर देता हूं देन द अमाउंट ऑफ मिल्क और वाटर बिकम सेम, तो उसको मिल्क और वाटर है वो सेम हो जाते हैं, बिल्कुल अपने पास वाटर था 175 लीटर, इसमें अगर मैं 50 लीटर और मिल्क ऐड कर देता हूं तो 225 मिल्क होता है, वाटर भी 225 लीटर होता है, तो ये भी अपने पास सही होता है, तो इसका हमारा आंसर होना चाहिए 1 and 3 and 4 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। गॉट इट? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मेंस में मिलता है, डेटा सफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, तो वो इसी लेवल की ही देखने को मिलेगी, ठीक है, ना इससे इजी ना इससे टफ, यही लेवल आपको आईपीएस पीओ मेंस में एसपीए पीओ मेंस में देखने को मिलता है। ओके, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, उसके बाद आप ये क्वेश्चन निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप पी टू फिल द होल टैंक अलोन, हमें बताना है कि पाइप पी एक टैंक को कितने टाइम में भरती है, पाइप पी कितने टाइम में भरती है वो अपने को बताना है, तीन स्टेटमेंट अपने को दे रखी है और हमें बताना है कि इन तीनों में से किस स्टेटमेंट का यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहा गया पाइप ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टैंक इन 50/17 मिनट, ए बी और सी तीनों मिलकर उस टैंक को 50/70 मिनट्स में कंप्लीट कर देती है। टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक अलोन इज 25 मिनट, अकेला पाइप ए उस टैंक को 25 मिनट में फिल कर लेता है, ठीक है। साथ ही साथ एफिशिएंसी बता रखी है, सी की एफिशिएंसी हाफ है बी की एफिशिएंसी से, सी और बी की एफिशिएंसी दे रखी है हमें, सी की एफिशिएंसी हाफ है बी की एफिशिएंसी से, यानी कि मेरे को अगर सी का पता चल जाएगा टाइम कितने टाइम में तो मैं बी का भी निकाल सकता हूँ, कहने का मतलब, लेकिन हमें या तो पता होना चाहिए, या तो सी का पता होना चाहिए या फिर बी का पता होना चाहिए, ठीक है ना। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको टाइम फाइंड करना है ओनली बी का, बी उस टैंक को कितने टाइम में भरता है ये चीज हमको पता करनी है इसमें। तो कैसे पता कर सकते हैं, देखो किसी भी स्टेटमेंट अलोन से तो अपना आंसर नहीं आ रहा, जो अपने को सबसे पहले चेक कर रहा है, ना ही स्टेटमेंट 1 अलोन से आ रहा है, ना ही 2 से, ना ही सी अलोन से आ रहा है, तो अब मैं इसको कंबाइन करके चेक करता हूं। पहले मैं देखता हूं फर्स्ट एंड 2 सेकंड, इन दो स्टेटमेंट को, अगर मैं इन दो स्टेटमेंट से निकालना चाहूं तो मैं ये निकाल सकता हूं कि बी एंड सी दोनों मिलाकर कितने टाइम में टैंक को भर रहे हैं, लेकिन बी इंडिविजुअली कितने टाइम में भर रहे हैं ये मैं नहीं निकाल सकता, तो 1 और 2 से अपना आंसर नहीं आ रहा, फर्स्ट से तो अपना आंसर नहीं आ रहा, ओनली थ्री से भी अपना आंसर नहीं आ रहा है। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 इसको चेक करते हैं, स्टेटमेंट 2 एंड 3, स्टेटमेंट 2 में मेरे को क्या कह रखा है कि ए उस टैंक को 25 मिनट में फिल कर देता है, ये मेरे को क्या रखा है, लेकिन क्या मेरे को कहीं भी ए का लिंक सी या बी से कहीं कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं है, सी और बी की इंडिविजुअली अपने को एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, ठीक है, लेकिन ए का तो उससे कोई लिंक भी नहीं है, तो मैं सेकंड और थर्ड से भी अपना आंसर नहीं निकाल सकता। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपने पास ऑल स्टेटमेंट 1 2 एंड 3, तीनों को कंबाइन कर लेते हैं स्टेटमेंट, अगर मैं तीनों को स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहा हूं तो मुझे क्या निकल रहा है, देखो फर्स्ट और सेकंड को जब मैंने कंबाइन की तो मुझे पता चल रहा था कि बी एंड सी ये दोनों मिलकर उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे, मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ए बी और सी 50/17 लीटर में मिनट में फिल कर रहे थे, ए उस टैंक को 25 मिनट में फिल कर रहा था, ठीक है, तो उसकी एलसीएम आया था अपने पास 50, तो ए बी सी की एफिशिएंसी थी अपने पास 17, जिसमें ए की एफिशिएंसी थी अपने पास 2, तो यानी कि बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी अपने पास कितनी आई थी 15 कंबाइंड एफिशिएंसी आ रही थी, जिसमें से सी और बी की एफिशिएंसी मेरे को थर्ड सीट में दे रखी थी, तो इसको मैं बी और सी की एफिशिएंसी को मैं बांट सकता था, बी और सी की एफिशिएंसी को, सी की एफिशिएंसी होती है 5, बी की एफिशिएंसी होती है 10, और बी उस टैंक को कितने टाइम में फिल करता, मैं बी की एफिशिएंसी को यूज करके यानी कि 50/10 5 मिनट में बी उस टैंक को फिल करता, मेरा आंसर आ सकता था इन तीनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करने पर, लेकिन जब तक मैं इन तीनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज नहीं कर रहा मुझे आंसर नहीं आ रहा था, तो इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 ऑल आर नेसेसरीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है कि इफ P इज 3 ईयर यंगर देन S, अगर P जो है वो 3 साल यंगर है S से, एंड R जो है वो 10 ईयर ओल्डर है अपने पास Q से,
P 3 साल यंगर है S से, R 10 ईयर ओल्डर है अपने पास Q से, ठीक है। हमको बताना है देन द प्रेजेंट एज ऑफ Q की प्रेजेंट एज क्या है, और क्वेश्चन में हमको बताया कि जो P है वो 3 साल यंगर है S से, और जो R है वो 10 साल ओल्डर है Q से। ये स्टेटमेंट अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, और हमको फाइंड करना है Q की प्रेजेंट एज कितनी होगी। स्टेटमेंट 1 में हमें बता रखा है रेशियो ऑफ Q एंड S 4:3। Q और S का रेशियो बता रखा है 4:3। 4 ईयर एगो, 4 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 4 साल बाद एज ऑफ P विल बी 16। P की एज 4 साल बाद 16 होगी, तो P की प्रेजेंट एज कितनी है 12। ये स्टेटमेंट 2 से आ रहा है अपने पास आंसर, ये स्टेटमेंट 1 से आ गया, स्टेटमेंट 2 से आ गया, ये कह रहा है। स्टेटमेंट 3 हमें कह रहा है एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ R और S। एवरेज यानी कि टोटल मिल सकता है अपने को, R और S की जो प्रेजेंट एज है इसका टोटल है अपने पास 45, ये अपने को आ रहा है। और Q की एज कितनी है ये फाइंड करनी है अपने, कहां से फाइंड कर सकते हैं, देखो इसमें सबसे पहले तो देखो सेकंड में, देखो आपको सब पता है एग्जैक्ट कि P की एज 12 है, अगर P की एज 12 है तो S की एज भी आ जाएगी, लेकिन S से क्या मेरे पास Q की एज का लिंकअप है, मेरे पास S से मेरे पास Q का एज का यहाँ पे लिंकअप नहीं है सेकंड के अंदर, लेकिन मुझे फर्स्ट में दिख रहा है Q और S की एज का रेशियो, यानी कि सेकंड से मैं जा सकता हूँ 1 के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास सेकंड में कह रहा है कि P की एज 12 है और S तो उससे 3 साल बड़ा है, तो S की एज हो जाएगी अपने पास 15, और S और Q की एज का रेशियो दे रखा है मेरे को 4:3, तो Q की एज यहाँ से मेरे पास 20 निकल सकती है, बिल्कुल 1 एंड 2 से मेरा आंसर आ रहा है, 1 + 2 से मेरा आंसर आ रहा है। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है इसमें अपने पास इधर और का? एनी स्टेटमेंट 2 का एक आंसर, एक ऑप्शन हो रहा है, तो अपने को और भी चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं 1 एंड 2 लगा देता आंसर। चलिए एनी स्टेटमेंट 2 के लिए हमको चेक करते हैं अपने, अभी हमने किया 1 एंड 2 का, 2 एंड 3 को चेक करते हैं, क्या 2 एंड 3 से अपना आंसर आ रहा है। 2 से मेरे को पता चल रहा है कि P की एज 12 है, ठीक है, S की एज 15 है, S की एज 15 है, तो R की एज भी मेरे को मिल रही है यहाँ पे 30, R की एज 30 है, जो कि अपने को कह रहा है कि 10 साल बड़ा है, तो मेरे पास Q की एज भी मिल रही है मेरे पास यहाँ पे। इसका मतलब मेरे पास 2 एंड 3 से भी आंसर आ रहा है, 1 एंड 2 से आ रहा है, 2 एंड 3 से भी आ रहा है, लेकिन एनी 2 के लिए मेरा आंसर, मेरा फर्स्ट एंड 3 से भी आंसर आना चाहिए, फर्स्ट एंड 3 के लिए आंसर आना चाहिए मेरे पास। तो फर्स्ट एंड 3 से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो R और S की एज है मेरे पास 45, ठीक है, S से हमको Q का लिंक मिल जाएगा, 3 साल छोटा है, R से हमको Q का लिंक मिल जाएगा, और R और S के बीच में हम X मान के कर सकते हैं, ठीक है, साथ में Q और X का रेशियो मिल रहा है, यानी कि 1 एंड 3 से भी मेरा आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर C, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस का। बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स। एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस अपने को फाइंड करना है। इफ द डिस्काउंट अलाउड ऑन आर्टिकल एक्स इज 100 लेस देन आर्टिकल वाई, अगर आर्टिकल एक्स को 100 रुपए कम डिस्काउंट दिया जाता है आर्टिकल वाई के कंपेरिजन में, तो हमको मार्केट प्राइस बताना है आर्टिकल एक्स का कितना हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपने को स्टेटमेंट 1 में दे रखे हैं कॉस्ट प्राइस जो थी आर्टिकल एक्स की, वो थी अपने पास 800। आर्टिकल एक्स का कॉस्ट प्राइस ये था 800, ठीक है, विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल वाई। तो आर्टिकल वाई का सेलिंग प्राइस क्या है, 800, ये बता रखे हमें। साथ में क्या रखे अपने को स्टेटमेंट 2 से, आर्टिकल एक्स जो सोल्ड की थी वो 25% प्रॉफिट पे, आर्टिकल एक्स जो थी उसमें प्रॉफिट जो उसको मिला था वो 25% का था, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की। स्टेटमेंट 3 में हमें क्या रखे, रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स और वाई। आर्टिकल एक्स और वाई इन दोनों का मार्केट प्राइस अपने को, एक्स और वाई इनके मार्केट प्राइस का रेशियो दे रखे हमें 11:10, ठीक है। हमें मार्केट प्राइस फाइंड करना है एक्स का, यानी कि ये 11 जो अपने पास रेशियो था, इस 11 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ये देखो, क्या किसी स्टेटमेंट अलोन से फाइंड हो रही है, 1 से फाइंड हो रही है, नहीं पता मार्केट प्राइस के बारे में, 2 में ओनली प्रॉफिट है, नहीं पता मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, 3 में ओनली रेशियो है एक्स और वाई के मार्केट प्राइस का, नहीं पता, तो अलोन से तो अपना आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। क्या स्टेटमेंट 1 एंड 2 से मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है, 1 एंड 2 से मेरा आंसर आ रहा है। 1 में मेरे को अगर कॉस्ट प्राइस 8 से दिया हुआ है तो उसमें 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, उसका 1000 रुपए का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन क्या मार्केट प्राइस मिल रहा है मेरे को उससे, मार्केट प्राइस नहीं मिल रहा है मेरे को उससे, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 से आंसर नहीं आ रहा। 3 अलोन हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, एनी 2 हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, क्या तीनों स्टेटमेंट को मिला के अपना आंसर आ रहा है। देखो अगर मैं तीनों स्टेटमेंट को भी यहां से मिलाना चाहूं तो मेरे पास क्या मिल सकता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कॉस्ट प्राइस 800
मार्केट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1000, वाई का सेलिंग प्राइस है 800, इनका मार्क प्राइस का रेशियो मान लो एक्स वाई 11y और 10x, और मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, मेरे को यहाँ से ये दे रखा था जो डिस्काउंट अलाउड हुआ है, ठीक है, एक्स पे, वो 100 रुपीज लेस है वाई के कंपेरिजन में। 100 रुपीज जो डिस्काउंट अलाउड था वो लेस है, यानी कि यहाँ डिस्काउंट कितना दिया गया 11x माइनस 1000, 11x माइनस 1000 का डिस्काउंट दिया गया। यहाँ देख, यहाँ तो आएगा, दिखेगा नहीं तुमको, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यानी कि 11x माइनस 1000 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया एक्स के अंदर। ये 100 रुपए लेस है जो यहाँ डिस्काउंट दिया गया। यहाँ कितना डिस्काउंट दिया गया, यहाँ डिस्काउंट दिया गया अपने को 10x माइनस 800, यही डिस्काउंट दिया गया अपने को, ठीक है। तो 11x माइनस 1000 में अपने माइनस कर देते हैं 10x माइनस 800, तो इसमें 10x माइनस 800 यहाँ से, ठीक है। इसका जो डिफरेंस अपने को ये 100 था अपने पास, जो एक्स में डिस्काउंट दिया था ना वो 100 लेस था, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो वाई में जो डिस्काउंट था ये था अपने पास 10x माइनस 800, और जो एक्स में डिस्काउंट था ये 100 लेस था। एक्स में कितना डिस्काउंट है अपने पास 11x माइनस 1000, इसकी वैल्यू है अपने पास 100, ठीक है। तो ये आया था अपने पास यहाँ से माइनस का, तो एक्स आया था अपने पास यहाँ से प्लस 8 प्लस क्या आए थे 200 इज इक्वल टू 100। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, एक्स की वैल्यू 100 आई थी, तो मार्क प्राइस मिल जाता है मेरे को यहाँ से 1100, मेरा आंसर आ रहा था। यानी ऑल थ्री से तो अपना आंसर आ रहा है, ऑल थ्री से मेरा आंसर आ रहा है। क्या एनी टू से आंसर आता है मेरा कहीं पे, एनी टू से अगर मैं देखना चाहूँ, एनी टू से मेरा कहीं आंसर नहीं आता। अगर मैं 1 एंड 2 को ही चेक करूँ मेरे पास, तो क्या मिलेगा मेरे को, खाली सेलिंग प्राइस को मिल रहा है, मार्क प्राइस का तो कुछ पता ही नहीं है 1 एंड 2 में। इसका मतलब मेरे को चाहिए इसमें ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर टुगेदर, तीनों स्टेटमेंट अपने को चाहिए हमको मार्क प्राइस निकालने के लिए एक्स का। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास कैस्ले डी आई। ध्यान से बनाना इस क्वेश्चन को, क्योंकि कैस्ले डी अक्सर आपसे पूछी जाती है, और आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में भी जो कैस्ले डी आई थी वो भी कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लगी थी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मेट पे आपकी कैस्ले डी आई है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलना, गलत मत करना, और कोशिश करना वन गो में इस कैस्ले डी आई को बनाने की, बन जाएगी ये कैस्ले डी आई आपसे, ठीक है। कोशिश करो इसको बनाने की। इसमें हमें क्या रखे, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सम इन 3 डिफरेंट स्कीम। एक पर्सन है कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता है, वो 3 डिफरेंट स्कीम में एक्स वाई एंड जेड 3 डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एक्स, जो स्कीम एक्स में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो ए रुपीज है, मान लो ए रुपीज है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर लेता है वो बंदा। एंड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम आफ्टर 2 ईयर इज 1050। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है उसको 10% से 2 साल के लिए। अब देखो 10% से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया था, तो उसका सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा अपने को, वो मिलेगा अपने को 21%, और इस 21% की वैल्यू अपने को दे रखी है 1050, जो अपने को 2 साल बाद मिला था। 1050 आ जाएगा अपने पास, 1050 डिवाइड बाई 21 प्लस 21 5 105 50, यानी कि 100 मान लेते तो 5000, यानी कि ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी आ चुकी है, 5000 रुपए उसने ए में इन्वेस्ट किया था, कितनी वैल्यू निकल गई। फिर से क्या है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम वाई। अब स्कीम वाई में कह रहा है 40% लेस देन स्कीम एक्स। स्कीम एक्स में कितना इन्वेस्ट किया था, जो कि वैल्यू थी ए की, इसको ए की जगह एक्स लिख लेते हैं, एक्स में 5000, स्कीम वाई में इन्वेस्ट कर रहा है 40% लेस इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि 60% उसका, उसका 60% कितना हो जाएगा 3000, जो ये स्कीम वाई में इन्वेस्ट कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर रहा है स्कीम वाई के अंदर एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, 25% से इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर डैश ईयर, कितने ईयर नहीं बताए हमें, आफ्टर डैश ईयर इज ₹1200 मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, यानी कि जितना उसको एक्स से कंपाउंड इंटरेस्ट मिला था उससे उसको 1200 रुपए ज्यादा मिल रहा है, और एक्स से कितना इंटरेस्ट मिला था उसको 1050 मिला था, तो इसमें 1200 रुपए ज्यादा मिल रहा है इस बार उसको, तो 1200 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो 2250 हो गए जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। 25% से मिल रहा है, 25% से, अब 3000 रुपए पे 25% से सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट पे ईयर्स अपने को पता नहीं है, ठीक है, टाइम मान लेते हैं टी, 2250 रुपए उसका इंटरेस्ट मिले, 25 से काट लेते हैं, जाएगा 25 नहीं में 225, ठीक है ना, यहाँ से कट जाएगा 2 जीरो, ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा 30, तो टी कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से टी आ जाएगा अपने पास 3 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया था। स्कीम बी में कितना था, इसका टाइम भी ले लेते हैं, 3 ईयर्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया था स्कीम वाई के अंदर, टाइम भी निकल गया अपने पास यहाँ से। अब चलते हैं आगे, आगे हमें कहा गया द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम वाई और स्कीम जेड। स्कीम वाई और स्कीम जेड का रेशियो दे रखा है 1:2, इसका मतलब जेड में कितना इन्वेस्ट किया था इसने 6000 रुपए,
1:2 था। कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया था जेड के अंदर एट -% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर मान लेते हैं, रेट नहीं बता रखी इसने कितना इन्वेस्ट किया था, 2 साल के लिए, कंपाउंडेड आफ्टर 2 ईयर इज 390 रुपीज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव इन स्कीम वाई। जितना स्कीम वाई में उसको इंटरेस्ट मिलता उससे 390 रुपए ज्यादा मिला। स्कीम वाई में कितना इंटरेस्ट मिलता है उसको, 2250 रुपए, उससे 390 रुपए उसमें इसको ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, 5, 14, 6, 2640 रुपए मिले हैं उसको स्कीम जेड में इन्वेस्ट करने पे। स्कीम जेड में इसने 6000 रुपए से इन्वेस्ट किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया था 2 साल के लिए। ठीक है, और 2640 रुपए मिले हैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको रेट फाइंड करनी है कि किस रेट पे इसने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, रेट फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा अपने पास 2640 डिवाइड बाय देगा 6000, 2 जीरो से कट जाएगी, एक 6 कट गई तो ये देगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, 44%। 44% किसका सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 20 का 2 साल का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 44 होता है अपने पास। ठीक है, तो 20% पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, इसमें आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी 20%। स्कीम जेड में इसने इन्वेस्ट किया था 20%। ठीक है, नीचे नोट का हमें द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड इन ईच स्कीम इन पॉजिटिव इंटीग्रल। हाँ ठीक है, तो स्कीम एक्स की वैल्यू में कितना इन्वेस्ट किया था वाई में, और जेड में कितना इन्वेस्ट किया था वो वैल्यू हमको निकल चुकी है। स्कीम वाई में कितने ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था वो भी निकल गया, जेड में कितने परसेंट से इन्वेस्ट किया था वो वैल्यू भी अपने ने निकाल ली। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन, अब वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसे हमें क्या रखा है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन स्कीम एक्स और वाई इन फर्दर इन्वेस्टेड इन स्कीम फॉर 2 ईयर्स। जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, टोटल अमाउंट क्या होता है, जितना प्रिंसिपल था और साथ में इंटरेस्ट मिला के जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ था एक्स और वाई स्कीम के अंदर, वो उसने 2 साल के लिए और आगे इन्वेस्ट इंटरेस्ट पे दे दिया। ठीक है, फर्स्ट ने दिया, फर्स्ट जो था अपने पास यानी कि एक्स था उसको दिया 6 और 5। जो हमको रेशियो दे रखे एक्स और वाई को किस किस अमाउंट पे बांटा था, आगे आगे चढ़ाया था, वो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे उसका रेशियो अपने 6:5। देन द टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर अनदर 2 ईयर्स। तो जो टोटल इंटरेस्ट मिला था 2 साल बाद वो था अपने पास 2486 रुपए। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड स्कीम इन अदर स्कीम। तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, यानी कि बेसिकली अपने को 6:5 है, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। ठीक है, तो एक्स और वाई दो इन्वेस्ट किए थे, टोटल अमाउंट कितना था, एक्स में अपने 5000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और इंटरेस्ट आया था अपने पास 1050, यानी टोटल 6050 तो हो गया अपने पास एक्स का। वाई में इन्वेस्ट किए थे अपने 3000 और इंटरेस्ट आया था अपने पास इसका 2250 रुपए, तो ये हो जाएगा अपने पास 5250 रुपए। ये अमाउंट अपने इन्वेस्ट किया था 2 साल के लिए। ठीक है, पहले साल जो अपने पास स्कीम 1 से इन्वेस्ट किया था अपने पास कितना था, 6R, इसको 6R मान लेते हैं, तो यानी कि 6050 को 6R से इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो इनका टोटल कर लेते हैं अपने, यहाँ पे इनका टोटल आ जाता है अपने पास 3, 6, 5, 11, 11,300 को पहले साल अपने 6R मान लेते हैं, इसको 6R से इन्वेस्ट किया। ठीक है, 6R से इन्वेस्ट किया इसको अपने ने, 13, 6, 678R आ गया अपने पास। ठीक है, फिर ये तो इसने पहले साल किया, दूसरे साल किया फिर इसने 11,300 को, दूसरे साल इसने 5R से, यानी 5 रेट है तो उसको 5R से मान लेते हैं, इन्वेस्ट किया 13, 5, 65, 565R। टोटल कितना आ गया ये अपने पास, 14, 6 से 12, 1243 रुपए। ये जो अपने पास इंटरेस्ट आया, इस इंटरेस्ट की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 2486 रुपए, ये वैल्यू अपने को दे रखी है। यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई अपने पास 2, आर की वैल्यू 2 आ गई, तो अपने यहाँ पे कितना था 6R और 5R, तो ये कितना हो गया अपने पास 12% और हो गया 10%। 6R और 5R की वैल्यू होगी 12% और 10%। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को पूछा था, कितने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाया था, तो 12% और 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने दोनों स्कीम में चढ़ाया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई। इसमें हमें क्या रखा है, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, जो स्कीम ए में अपने पास अमाउंट इन्वेस्ट की थी, इज ₹P एट द रेट ऑफ C प्लस 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, एक अमाउंट इन्वेस्ट की थी स्कीम ए के अंदर ₹P के, C प्लस 10% जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड अपने को ₹900 लेस देन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव। तो जो अपने को सिंपल इंटरेस्ट रिसीव होता है वो ₹900 कम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से जो रिसीव होता है।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम जेड। तो अपने को डिफरेंस बताना है एक तो पी के अंदर और जो अपने पास अमाउंट इन्वेस्टेड की गई थी जेड के अंदर, जो स्कीम जेड में अपने ने कैस्टलेट डे के अंदर इन्वेस्ट की थी, उस दोनों के बीच का अपने को डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये पी की वैल्यू अपने ने यहाँ पे निकाली थी, क्वेश्चन के अंदर कहीं निकाली थी, पी की वैल्यू अपने पास आई थी। यहाँ पे कहीं पी तो नहीं दे रखा था, नहीं यहाँ तो कोई पी नहीं दे रहा है ना। चलिए इसमें देखते हैं। तो सी प्लस 10% से, तो क्या सी की वैल्यू, सी प्लस 10%, सी की वैल्यू अपने को दे रही है क्योंकि ए बी एन सी, सी ये रहा अपने पास, जेड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जेड का था ना, ये अपने निकाली थी सी की वैल्यू यानी आर थी 20%। तो इस सी की वैल्यू अपने पास 20 थी, अब यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस 10 यानी कि ये हो जाएगी वैल्यू 30% की। तो अमाउंट थी पी रुपीज जो उसने इन्वेस्ट की थी 30% से 2 साल के लिए। ठीक है, उस पर जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला था, ठीक है, ये मिलेगा अपने को 60R/100, ये सिंपल इंटरेस्ट मिलता, ये 900 रुपीज लेस था कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव। अगर इसके ऊपर अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता तो देखो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता तो वो 60% होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 30% का 2 साल के लिए जो सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता वो अपने पास होता 69%। ठीक है, तो ये 9% की वैल्यू अपने पास कितनी थी 900, ये समझ आया आपको। 9% की वैल्यू कितनी 900, तो 1% की वैल्यू होगी 100, तो अपने को 100 की वैल्यू निकालनी थी, 100 मल्टीप्लाई 100 ये हो जाएगी वैल्यू अपने पास 10,000, 10,000 वैल्यू होगी। और हमको डिफरेंस किसके बताना था, इस अमाउंट में जो अपने ने इन्वेस्ट की थी प्लस जो स्कीम जेड में इन्वेस्ट की थी। स्कीम जेड में कितना इन्वेस्ट किया था अपने, 6,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, तो 10,000 माइनस 6,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4,000। ऑप्शन नंबर ए एंड दिस इज अवर राइट आंसर, 4,000 अपने बने डिफरेंस आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अनदर स्कीम डब्ल्यू, एक अनदर स्कीम है डब्ल्यू जिसमें अपने अमाउंट इन्वेस्ट किया 40% मोर देन स्कीम एक्स, स्कीम एक्स में जो इन्वेस्ट किया था उससे 40% ज्यादा, while the rate of interest offered in W is Q plus 1% per annum, ठीक है, and the simple interest received after 4 year will be 350Q, जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल बाद वो अपने को आएगा 350Q, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डब्ल्यू, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बताना है अपने को। तो स्कीम एक्स में अपने ने देखा कितना इन्वेस्ट किया था, एक्स में अपने ने 5,000 इन्वेस्ट किया था, तो उससे 40% ज्यादा यानी कि उसमें 2,000 और जोड़ देंगे तो टोटल 7,000 रुपए इन्वेस्ट किया अपने ने स्कीम डब्ल्यू के अंदर। ठीक है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, Q प्लस 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, Q प्लस 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तब ये मिलता है अपने को जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है 350Q, अपने पास इसका इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये कट जाएगा अपने पास यहाँ से 7 से, ये कट जाएगा अपने पास 5Q आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आई थी अपने पास 4Q प्लस 4 इज इक्वल टू 5Q। तो Q की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, यहाँ से Q की वैल्यू आई थी अपने पास 4। ठीक है, Q की वैल्यू आई थी अपने पास 4। अब हमें फाइंड करना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय स्कीम डब्ल्यू, डब्ल्यू ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड पे ये पैसा दिया था, Q+1, Q की वैल्यू 4 यानी कि Q+1 यानी कि 5% पे दिया था डब्ल्यू ने अपना पैसा। ऑप्शन नंबर डी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अक्सर मेंस के में देखी होंगी, जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छी लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, वैसा नहीं जैसे आपके पास प्रीलिम्स में होता है आप डायरेक्ट रूट्स निकालते हो और आपकी इक्वेशन खत्म हो जाती है, उस तरह की नहीं, थोड़ी सी अच्छे लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 33 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड दे रखी है हमें वाई स्क्वायर माइनस by प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है। साथ ही साथ हमें क्या रखे नोट में, बोथ दी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर प्राइम नंबर, इक्वेशन 1 के दोनों रूट्स हैं अपने पास प्राइम नंबर है। पहले अपने इक्वेशन 1 को ही देखते हैं। अपने को इक्वेशन 1 दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अपने जो दो रूट्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 33। इसका मतलब ऐसे दो रूट जिसको मल्टीप्लाई करने पे 33 आएगा, लेकिन साथ ही साथ वो दोनों के दोनों नंबर अपने पास प्राइम नंबर होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमको प्राइम नंबर दे रखे हैं। तो वो नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर होंगे अपने पास 11 और 3, ये प्राइम नंबर होंगे अपने पास। इनको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास 33 आ रहा है और दोनों के दोनों अपने पास प्राइम नंबर भी है। ठीक है, जब प्राइम नंबर मिल गया तो मैं यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ बिल्कुल, जब मैं समेशन ऑफ रूट कर देता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है अपने पास, ये वैल्यू होती है अपने पास माइनस b/a, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2a। ठीक है, और इनको ऐड कर लेते हैं, यानी कि 14 की वैल्यू है मेरे पास 2a, तो 7 आई थी मेरे पास, a की वैल्यू भी कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी मेरे पास 7। करेक्ट,
हो गया नोट 1। अब बढ़ते हैं नोट 2। डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन इज 1। ठीक है, जो स्मॉलर रूट है दोनों इक्वेशन का, उसका डिफरेंस दे रखे अपने को 1। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है अपने सामने? नेक्स्ट इक्वेशन है अपने सामने वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस 20 एंड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है अपने पास। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेते हैं अपने यहाँ से। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अपने पास इसका 20। ठीक है, अब देखो हमें ये कहा गया था जो स्मॉलर रूट है अपने पास उसकी डिफरेंस दोनों में अपने पास एक होना चाहिए, यानी इसका स्मॉलर रूट अपने पास था कितना? 3 था इसका स्मॉलर रूट। ठीक है, तो जो अपने पास नया जो क्या कहते हैं इक्वेशन 2 का जो अपने स्मॉलर रूट निकलेगा वो अपने पास निकलेगा 4, और जो दूसरी जो रूट आएगा अपने पास वो देगा अपने पास 5। ठीक है, तो जिसके दो रूट्स बनते हैं अपने पास वो कितने कौन से होते हैं? वो होते हैं 4 एंड 5। तो यहाँ से मैं इसका दोनों रूट्स भी निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू अपने पास बी, दोनों का ऐड कर लेते हैं 9। 9 की वैल्यू आई थी अपने पास बी की वैल्यू इसमें अपने पास कितनी आई थी? बी की वैल्यू आई थी अपने पास इसके अंदर 9 वैल्यू आई थी। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट है अपने पास। फर्स्ट है अपने पास 9a इज इक्वल टू 7b। तो 9a करते हैं अपने पास 963 हो जाता है अपने पास। 7b करते हैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 63 आता है, यानी कि अपने पास 1 तो सही है। सेकंड में हमें क्या कहा गया? हमें कहा गया b माइनस 2। तो b की वैल्यू अपने पास कितनी थी? b की वैल्यू थी अपने पास निकाली थी 9। 9 माइनस 2 यानी 7। ये बराबर है a के, बिल्कुल बराबर है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास a मल्टीप्लाई b, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 7 हो जाता है अपने पास 63 लिखी तो अपने पास 81 है। इसका मतलब अपने पास इसमें फॉलो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ p एंड q फॉलोस। ओके, चलिए एक और क्वालिटी क्वेश्चन है, बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई। इसमें हमें क्या रखा है? फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या रखा है? एम पी स्क्वायर माइनस 29p प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट फाइंड करो। साथ में साथ सेकंड इक्वेशन है अपने पास एन क्यू स्क्वायर माइनस 44q प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। साथ में नोट में हमें क्या रखा है? 40m प्लस 32n इज इक्वल टू 280। 40m प्लस 32n इज इक्वल टू 280, ये वैल्यू दे रखी है अपने को। सो में कट भी जाएगी तो ये आएगा 8 चौक 32, 8 5 40, 8 3 24, 8 5 40। 5m प्लस 4n इज इक्वल टू 35। अपने पास एक ये वैल्यू भी यहाँ से बन रही है। साथ में हमको नोट सेकंड में कहा गया सम ऑफ m एंड n इज द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। सम करते हैं अपने m और n का, m और n का जो सम करते हैं ये अपने पास क्या है? क्यूब ऑफ एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? अपने पास एक ही है इवन प्राइम नंबर, जो कि होता है अपने पास 2। इसका क्यूब कर देते हैं तो यानी ये होता है 8। यानी कि अपने को यहाँ से m और n दोनों की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4m प्लस 4n इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 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 4n कट जाएगा, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? m की वैल्यू आ जाएगी 3। जब m की वैल्यू 3 आ गई तो n की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 5। इस इक्वेशन में रखी मैंने m की वैल्यू, तो उसने मेरे को n की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब देखिए इसके रूट्स कौन से हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो अपने पास बनती है, m की वैल्यू है 3, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होती है अपने पास 3p स्क्वायर माइनस 29p प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से ये आता है अपने पास 120। अब इसके दो रूट्स कौन से हो सकते हैं अपने पास जो अपने को 120 आ जाए? तो देता है 24 5 120 होता है अपने पास 24 और 5, और डिवाइड करेंगे इसको p के कोफिशिएंट से p स्क्वायर, तो ये होते हैं अपने पास x। तो ये हो जाएंगे अपने पास 24/3 और 5/3। एक बार इसको ऐसे रखते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो अपने पास, सेकंड इक्वेशन जो दे रखी है ये है अपने पास एन क्यू स्क्वायर। एन की वैल्यू अपने पास पता थी 5 है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 5q स्क्वायर माइनस 44q प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने यहाँ से, तो ये आ जाएगा 160। अब कौन से ऐसे दो रूट्स होते हैं जिसको अपने दो नंबर्स होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे अपने को 160 आए और जोड़ने पे जिसको अपने पास 44 आए, वो कौन से अपने पास इसमें दो रूट्स हो सकते हैं वो देखते हैं अपने यहाँ पे। तो ये कौन से होते हैं अपने पास? 40 और 4। ठीक है, साथ में क्यू स्क्वायर कोफिशिएंट से अपने डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये आ जाते हैं अपने पास इसके दो रूट। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड करना था फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का स्मॉलर रूट है, उसका रेशियो क्या होता है? इक्वेशन 1 का स्मॉलर रूट है अपने पास 5/3। इक्वेशन 2 का स्मॉलर रूट है अपने पास 4/5। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 15 25 5 3 4 3 12। ये हो जाएगा अपने पास 25/12। तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 25/12, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना, समझ के बनाना, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा क्वेश्चन, बस उसको थोड़ा ध्यान रखना बनाते हुए, गलती मत करना।
और कोशिश करना है इसको जल्दी बनाने की। इसमें हमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, जो इनिशियल क्वांटिटी है मिल्क एंड वाटर की वो हमें दे रखी है वेसल ए एंड बी के अंदर 3:2 एंड 2:1 दे रखी है अपने। इफ 50 मिलीलीटर एंड 30 मिलीलीटर आर टेकन फ्रॉम द इनिशियल मिक्सचर, उसमें से इन दोनों में से अपने 50 लीटर और 30 लीटर जो है मिक्सचर निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड देन द टू वेसल आर मिक्स, और उसके बाद अपने निकालने के बाद इन दोनों को अपने मिक्स कर देते हैं। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर जो बनती है, जो अपने पास मिल्क की क्वांटिटी 300 मिलीलीटर, जो कि 130 मिलीलीटर ज्यादा है अपने पास वाटर की क्वांटिटी से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, स्टार्टिंग में उस मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, अपने को ये क्वांटिटी बतानी है इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। तो अपने को पहले दे रखा था मिल्क और वाटर जो वेसल ए और बी में थे अपने पास, ठीक है। इसका रेशियो था अपने पास 3:2, इसमें रेशियो था मिल्क और वाटर का 2:, ठीक है। इसमें से इन्होंने क्या किया, 50 मिलीलीटर और 30 मिलीलीटर निकाल दिया फ्रॉम द इनिशियल मिक्सचर फ्रॉम वेसल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एंड देन द टू वेसल आर मिक्स, इसमें से क्या किया 50 लीटर निकाल दिया, इसमें से भी 30 लीटर निकाल दिया। जब 50 लीटर और 30 लीटर निकाला है, अब ये भी तो जो निकाला है ये इन्होंने मिक्सचर में से निकाला है, अलग अलग करके तो निकाला नहीं, अलग मिल्क में से निकाल दिया, अलग वाटर में से निकाल दिया, मिक्सचर निकला है। तो यानी कि ये निकलने के बाद भी जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो रेशियो तो अपने पास सेम ही होगा। वो रेशियो क्या होगा, मिल्क और वाटर का रेशियो, वो रेशियो होगा 3:2 एंड 2:1, सेम रेशियो होगा अपने पास मिल्क एंड वाटर। अब इसने क्या किया, अब इन दोनों को मिला दिया, मान लेते हैं इसमें अपने देते हैं ये होता है एक्स वैल्यू, ये वैल्यू है वाई की। अब इसके बाद इसने क्या किया, मिला दिया तो अपने पास इसमें मिल कितना होगा 3x और 2y, अपने पास मिल्क है, ठीक है। ये मिल्क है, इसकी क्वांटिटी क्या है, मिल्क की क्वांटिटी अपने पास 300, और वाटर क्या अपने पास 2x एंड y अपने पास वाटर है। मिल्क की क्वांटिटी क्या है 130 लीटर ज्यादा है किससे, वाटर की क्वांटिटी से, ठीक है। इसमें 130 अपने लेस कर देते हैं तो ये बचता है अपने पास 170, ये क्वांटिटी बचती है अपने पास इसमें वाटर की, ठीक है। अब अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या करें, इसको ये कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, 2x 2y, ये आता है अपने पास 340, माइनस 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 2y से 2y यहाँ कट जाएगा, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आती है, यहाँ से x की वैल्यू आती है हमारे पास 40, x की वैल्यू 40 आती है, तो मैं इसमें रख देता हूँ x की वैल्यू, ये हो जाएगा अपने पास 80, 80 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 90, y की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ चुकी है, 90 आ चुकी है y की, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, हमसे क्या पूछा इसने, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी यहाँ जो मिल्क एंड वाटर में जो वेसल के अंदर मिल्क एंड वाटर में इनिशियली अपने पास जो डिफरेंस था दोनों को मिलाकर, वो डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस पूछा था। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू आ गई, हम x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे सबसे पहले अपने, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, तो ये आता है अपने पास मिल्क, तो आता है अपने पास 120, वाटर आता है अपने पास 80, इसमें पुट कर देता हूँ मैं y x की वैल्यू और y की वैल्यू 90, तो ये रहता है अपने पास 180 और वाटर रहता है अपने पास 90, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, 50 लीटर मिल्क एंड वाटर निकाला था, ये भी 3:2 के अंदर निकाला था, यानी कि 30 मिल्क था 20 वाटर था, उसको भी ऐड कर देता हूँ। तो 120 में मैं 30 तो मिल्क ऐड करता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ एक 150 तो हो जाता है अपने पास यहाँ पे इसमें मिल्क ए के अंदर, और वाटर कितना हो जाता है, वाटर हो जाता है अपने पास 100, ठीक है। और मैं बी की बात कर लेता हूँ, तो बी मेरे पास 2:1 में निकाला था अपने को, यानी कि अपने को इसमें से 20 और 10 हो गए, ठीक है। 20 ऐड किया तो मिल्क हो गया अपने पास 200 और वाटर हो गया अपने पास 100। अब इनकी टोटल क्वांटिटी थी अपने पास 250, बी की टोटल क्वांटिटी थी अपने पास 300, तो कितना डिफरेंस आया अपने पास, 50 लीटर का डिफरेंस आया, यही था अपने पास ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसको। फिलर बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे फिलर बेस्ड क्वेश्चन आपको मेंस में जरूर देखने को मिलते हैं, फिलर बेस्ड अर्थमेटिक के क्वेश्चन। आजकल एग्जामिनर को ये बहुत पसंद आ रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाना। इसमें हमें क्या रखा है, पी स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200, पी एक बिजनेस को स्टार्ट करता है 1200 रुपए के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करता है, एंड आफ्टर डैश मंथ पी ऑल्सो ज्वाइंड हिम विद 33.33% मोर इन्वेस्टमेंट देन पी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर बनता है पी एंड क्यू का, वो अपने को फाइंड करने की तरह होता है। तो देखो, सबसे पहले अपने इसमें क्या करते हैं, पहले एक को रख के देखते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को रख के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को दे रखे पी ने इन्वेस्टमेंट किया था किसने, 1200 रुपए से, ठीक है। आफ्टर डैश मंथ, मान लेते हैं पहले को रखते हैं, तो आफ्टर 7 मंथ बाद क्यू आता है, ठीक है। क्यू का इन्वेस्टमेंट था 33.33% था पी से ज्यादा, यानी कि 1/3 ज्यादा था अपने पास इसमें, ठीक है। तो 1/3 हो जाएगा इसका अपने पास 400, 400 ऐड करके 1600, 7 मंथ बाद हो गया इसमें, 7 मंथ बाद आया था क्यू अपने पास, ठीक है। और ये चला एट द एंड ऑफ द ईयर चला था,
7 महीने बाद आया, यानी कि पी ने तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, 7 महीने बाद क्यू ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था क्यू ने। ठीक है, फिर ये कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर रेशियो था पी एंड क्यू का, वो प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना बनता था। ठीक है, अपने इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये बनता है अपने पास 12 × 12 एंड 16 × 5, 4 से कट देगा, 4 × 16, 4 से ये भी कट देगा 3, तो ये बनता है अपने पास 9:5। ये बनेगा 9:5, लेकिन यहाँ तो अपने पास था 5:4, इसका मतलब फर्स्ट अपना रॉन्ग हो चुके। सेकंड में चेक करते हैं, पी ने 1200 रुपये से इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्यू 7 महीने बाद यानी 5 महीनों के लिए आया था। अच्छा, इस बार ये 8 महीने बाद आया था, यानी इस बार क्यू आया था 4 महीनों के लिए, पी ने तो 12 महीने के लिए लगाया था। और क्यू का जो इन्वेस्टमेंट था अपने पास वो 33.3 ज़्यादा, यानी कि 1600 था। ठीक है, अपना इसको तो काट ही लेते हैं ना डायरेक्ट, 4 × 16। ठीक है, अब ये कितने महीनों के लिए था अपने पास, ये था अपने पास 12 × 3, ये था अपने पास 4 × 4। ठीक है, 4 से ये काट देता 3, तो ये था अपने पास 9:4। 9:4 प्रॉफिट शेयर बचा, यानी सेकंड तो अपना सही है। थर्ड में देख लेते हैं अपने पास पी और क्यू का रेशियो था अपने पास 3:4। पी आया था 12 महीने के लिए, और इस बार क्यू आया कितने टाइम बाद, 6 महीने बाद आया। ठीक है, तो 6 से ये कट जाएगा, 2 से वो कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा रेशियो 3:2 रेशियो आता है, लेकिन यहाँ तो अपने पास रेशियो है 3:1, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2 फॉलोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो इस क्वेश्चन को खुद से बनाने। इसमें हमें क्या रखा है, एक्स एंड जेड टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ, दोनों मिलकर एक काम को 120 बाय 7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। वाई अकेला उस काम को 25 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। एक्स स्टार्टेड वर्क अलोन, एक्स स्टार्ट करता है अकेला काम करना, बट आप 15 दिन बाद वो काम करना छोड़ देते हैं। और देन वाई एंड जेड टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, उसके बाद वाई और जेड है वो अगले 5 दिन काम करते हैं। एंड आफ्टर विच वाई ऑल्सो लेफ्ट, उसके बाद वाई भी चला जाता है 5 दिन बाद। रिमेनिंग वर्क है वो जेड है वो 7 दिन तक करता है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स टू कंप्लीट वर्क ऑन, तो हमको फाइंड करना है एक्स अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड उस काम को करते थे अपने पास 120 बाय 7 दिन में। वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। भाई अकेला उस काम को 25 दिन में कर रहा था अपने पास, इतना ही अपने को कुछ पता था। ठीक है, तो इसका अपने पहले निकालते हैं एलसीएम। 600 12 मंथ ये रहता है अपने एफिशिएंसी आती है 35, और इसमें अपनी एफिशिएंसी आई थी अपने पास 25 दूनी 50, 25 24। वाई की एफिशिएंसी तो आई थी अपने पास 24। ठीक है, और एक्स और जेड की एफिशिएंसी आई थी अपने पास 35। अब ये क्या देते हैं हमको, एक्स स्टार्टेड वर्क अलोन, एक्स ने काम करना स्टार्ट किया अकेला, 15 दिन तक एक्स काम करता रहा। ठीक है, बट आफ्टर 15 डे ही लेफ्ट द वर्क, 15 दिन बाद एक्स ने काम करना छोड़ दिया। देन वाई और जेड आगे, वाई और जेड इन्होंने मिलकर काम किया 5 दिन, 5 दिन मिलकर काम किया। उसके बाद क्या, वाई छोड़ के चला गया, वाई छोड़ के चला गया, पीछे बच गया जेड। जेड ने जो रिमेनिंग काम था वो 7 दिन के अंदर जेड ने काम कंप्लीट कर दिया, 7 दिन में कंप्लीट कर दिया, यानी कि टोटल काम 600 यूनिट्स अपने पास यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया। कब, जब एक्स ने 15 दिन काम किया, वाई और जेड ने मिलकर 5 दिन काम किया, और उसके बाद जेड ने 7 दिन और काम किया, तब अपना ये काम कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास इसमें क्या कहने पर, मेरे को वाई की एफिशिएंसी पता है कितनी है, और एक्स और जेड की कंबाइंड एफिशिएंसी है मेरे पास, उनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं यहाँ से एक चीज ये देख सकता हूँ कि देखो, एक्स ने 15 दिन काम किया, ठीक है, वाई ने 5 दिन काम किया, ठीक है, जेड ने 5 दिन तो यहां काम किया, 7 दिन यहां काम किया, यानी टोटल जेड ने कितने दिन काम किया, जेड ने टोटल काम किया 12 दिन, एक्स ने काम किया 15 दिन, वाई ने काम किया टोटल 5 दिन। इतने दिन काम किया। वाई की एफिशिएंसी तो मेरे को पता थी 24 है, तो जो ये काम किया वाई ने, ये काम किया इसने 24 × 5, 120 यूनिट तो वाई ने काम किया। ठीक है, अब एक्स और जेड की बात करते हैं, इनकी बात। अब मुझे इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी पता है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं पता। कंबाइंड पता है मेरे को, इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है 35। तो देखो, एक्स ने 15 दिन काम किया, वाई ने जेड दिन काम किया, तो यानी 12-12 दिन तो काम किया ना। अब मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ 15 को क्या लिख सकता हूँ, 12+3 लिख सकता हूँ मैं इसको, 12+3, यानी कि एक्स ने 12 दिन यहाँ काम किया, जेड ने 12 दिन यहाँ काम किया, 12 दिन तो दोनों ने काम किया, और एक्स और जेड दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 35। यानी 35 काम इन्होंने इतना तो किया, ये हो जाएगा 12×5 = 60, 36, और ये हो जाएगा 41। ठीक है,
इतना काम इन्होंने कर दिया। टोटल काम कितना हो गया अपने पास, यहाँ से ये काम हो गया अपने 540 यूनिट, पीछे कितना बच गया 60 यूनिट काम बच गया, और बचा कितना, एक्स ने जो 3 दिन काम और किया रखा था वो काम बच गया। तो ये काम 60 यूनिट एक्स ने 3 दिन किया, तो एक्स ने 3 दिन किया तो एक दिन में, यानी कि एफिशिएंसी उसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 20। ठीक है, एक्स की एफिशिएंसी आ गई 20 मेरे पास। जब मोमेंट एक्स की एफिशिएंसी आ चुकी है मेरे पास 20, तो जेड की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से जेड की एफिशिएंसी हो जाएगी 15। ये भी मिल गई मेरे को। हमें तो फाइंड करना था एक्स उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल काम था अपने पास 600, एक्स की एफिशिएंसी थी 20, टोटल एक्स कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, एक्स काम उसको कंप्लीट करेगा 30 दिन के अंदर। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30 डेज के अंदर एक्स उस काम को कंप्लीट कर लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर कॉन्सेप्टली क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए था वहां पे, अगर आप इस तरह के एग्जाम को फाइट करना चाहते हो तो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड रेगुलरली ऐसी क्लासेस आती है मेंस बूस्टर सीरीज, तो इन क्लासेस को जरूर से फॉलो करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।